आज आपके जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आप उन मुसीबतों से लड़ने के लिए, निपटने के लिए कौन सी तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी जितनी ज़्यादा होगी, तैयारी जितनी मजबूत होगी, सफलता भी उतनी भरपूर मिलने वाली है आपको। जोड़ता हूँ, स्वागत करता हूँ आज एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका, ज्वालामुखी पार्ट 2 एपिसोड नंबर 2। आशा विश्वास आप स्वस्थ मस्त खुशहाल होंगे तथा अपनी तैयारी को अनवरत रूप से एक बेहतरीन दिशा की तरफ, एक बेहतरीन मंच के लिए तैयार कर रहे होंगे। बहुत बड़ा मंच आपके सामने खड़ा है और वो तैयारी आप पर निर्भर है कि आप वो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक विश्वास, मेरी जहाँ तक उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है कि आप अच्छा कर रहे हैं, और मेरी कोशिश, मेरा प्रयास आपके साथ है और आपका जुड़ाव हमारे साथ बना रहे, इसी विश्वास के साथ आज आपके ज्वालामुखी पार्ट 2 में पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ध्यान दीजिए, जहाँ एपिसोड नंबर 1 ज्वालामुखी का पार्ट 1 हमें बता चुका है कि क्रेटर क्या होता है, काल्डेरा क्या होता है, जहाँ हमने ज्वालामुखी की निकास नली को देखा है, जहाँ हमने लावा का कोटर भी देखा था, मैग्मा कोटर, जहाँ हमने मैग्मा और लावा के बीच की प्रेम कहानी को भी जाना था कि एक दूसरे से कभी एक अलग नहीं होंगे। जो लावा है वही मैग्मा है, आत्मीय रिश्ता है इनका। ये सारी बातें हम जहाँ ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को तथा उनसे संबंधित तमाम शब्दावलियों को, जो हमारे एग्जाम के लिए बेस पॉइंट हैं, जरूरी हैं, एपिसोड 1 में चर्चा किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि आपने एपिसोड 1 देखा होगा। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी पार्ट 2 की। इस पार्ट 2 में हम सबसे पहले आपको पुराने एपिसोड से जोड़ करके ही चलेंगे, जहां हमने क्रेटर की बात की थी और जहां हमने काल्डेरा की बात की थी। क्रेटर और काल्डेरा, यहाँ से दो महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, एक बात बताना, हमें इस क्रेटर में तो जाना नहीं है, हमें इस काल्डेरा में तो घूमना नहीं है, परंतु हम अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से इनसे संबंधित जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लाइनें हैं, हम उन्हें अपने साथ समाहित करने का, जोड़ने का, अपने मस्तिष्क में सजाने का प्रयास किया करते हैं। यही हमारा प्रयास हमें आगे ले जाएगा, आगे की दिशा में ले जाएगा। क्रेटर का मतलब हमने आपसे कहा था, क्रेटर एक प्रकार का छोटा गड्ढा होता है, कुछ इस तरीके का मान के चलें। मान लीजिए ये जो गड्ढा है, ये वाला है, ये वाला हिस्सा यहाँ, ये क्रेटर है, और जो काल्डेरा होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से फैलाव उसका हो जाएगा, यानी ये बड़ा गड्ढा है। आप मान के चलें, मैंने क्रेटर को कटोरी कहा था और काल्डेरा को कढ़ाई कहा था। याद आ गई बात? क्लियर है ना? तो क्रेटर एक प्रकार की कटोरी जैसी संरचना है जो कुछ इस तरीके की होगी, और काल्डेरा एक बृहद संरचना है जो कि कढ़ाई जैसी होगी। क्लियर है बात? क्रेटर संबंधित महत्वपूर्ण बात यह होगी कि एक झील है टिटिकाका, टिटिकाका, जो कि बोलविया और पेरू की सीमा बनाती है, पेरू की सीमा पर है। ध्यान दीजिए, हर प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। टिटिकाका बोलविया और पेरू की सीमा पर है, एक नौकागम्य झील है, और इसी झील को, टिटिकाका झील, इसी झील को विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कहा जाता है। नौकागम्य झील यानी यहाँ नावें चलाई जा सकती हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका बोलविया और पेरू की सीमा बना रही है, या उसकी सीमा पर स्थित है। क्लियर है? ये टिटिकाका का नाम इसलिए लिया है क्योंकि टिटिकाका एक प्रकार की कैसी झील है? क्रेटर, यही बताना चाह रहा था। तो टिटिकाका एक प्रकार की क्रेटर झील है, और यह झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। हमारे भारत में महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को भी कुछ इसी श्रेणी में रखा जाएगा। महाराष्ट्र की लोनार को भी याद रखें, महाराष्ट्र की लोनार झील
भी एक प्रकार की कैसी झील है? क्रेटर। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र की लोनार झील भी एक प्रकार की कैसी झील है? क्रेटर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। लेक टोबा जो कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा, मैंने आपसे पहले एपिसोड में बात की है, लेक टोबा जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया, वही इंडोनेशिया जिसने जिप्सम ज्यादा बनाया, वही इंडोनेशिया जिसके पास ज्वालामुखी सर्वाधिक मात्रा में है, यही इंडोनेशिया। इसी इंडोनेशिया ने सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन किया। जिप्सम निकलेगा कहां से? तो आप कह सकते हैं सर लावा से। लेक टोबा जो कि एक झील है, ये काल्डेरा झील है। मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया। लेक टोबा एक प्रकार की कैसी झील है? काल्डेरा झील है ये झील, और ये कहाँ मिलेगी आपको? इंडोनेशिया में मिलेगी। तो क्रेटर और काल्डेरा संबंधी जो पहलू हमने वहां छोड़ रखा था, जिसको मैं एपिसोड 2 में आपको पुनः वहीं से जोड़ रखा हूं, तो क्रेटर संबंधी 1-2 उदाहरण आपके सामने उल्लेखित किए जा चुके हैं, और काल्डेरा संबंधी भी उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं। अब ध्यान दें, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं और किस किस प्रकार की ज्वालामुखियां हमें पढ़नी हो और समझनी होती है। तो ध्यान देना, ज्वालामुखी के प्रकार, इनकी बात कर रहे हैं, ज्वालामुखी के प्रकार, और हम इन्हें समझने के लिए एक विशेष प्रकार का नियम अपना ले रहे हैं। देखना, ये होगी बात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। ये लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और एक बात है फ्यूचर। और ज्वालामुखियां भी आपकी होंगी 3 प्रकार की। एक होगी सक्रिय, दूसरी है प्रसुप्त, और तीसरी है शांत यानी मृत। ये चीज, ये बात समझना, परिभाषा यहां क्लियर कर दूंगा मैं। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत, और क्या कहते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी। यहां ध्यान देना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इसलिए लिखा है क्योंकि परिभाषा यहीं से बन जाएगी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जिसका प्रेजेंट में उद्गार है, यानी प्रेजेंट में वहां से लावा निकल रहा है, प्रेजेंट में आगे जल के बाहर आ रही है, प्रेजेंट में उसका दिल धड़क रहा है। ये मान के चलना, प्रेजेंट में उसका दिल, उसका हृदय धड़क रहा है, प्रेजेंट में वहां से आज भी लावा का उद्गार हो रहा है। लावा का उद्गार होना प्रेजेंट में, ठीक। सक्रिय ज्वालामुखी वह है जिसका पास्ट में भी उद्गार था और फ्यूचर में भी उद्गार होता रहेगा, ऐसी संभावना है। क्लियर है ना। ऐसी ज्वालामुखी जिसका उद्गार प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, पास्ट में था और फ्यूचर में भी यानी भविष्य में भी होता रहेगा, ऐसी ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे, कोई डाउट नहीं। क्लियर है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहेंगे? जिसका पहले उद्गार था। ऐसी ज्वालामुखी जिसका अतीत में उद्गार था, जिसमें पुराने समय में उद्गार था, यानी पुराने समय में वो सक्रिय थी। सॉरी, ये तो मैंने इस पे टिक किया है प्रेजेंट पे, वाकई में पास्ट पे टिक करना चाहिए। तो क्लियर, यहां मान चले, पास्ट में उद्गार था, पास्ट में उद्गार था लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। पास्ट में उद्गार था, प्रेजेंट में नहीं है। अब देखना, फ्यूचर में होने की संभावना बनी हुई है, फ्यूचर में होने की संभावना है, यानी ये मान के चलें, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि संभावना है, यानी प्रेजेंट में इसमें से उद्गार नहीं हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है प्रसुप्त से, लेकिन हाँ ये माना जाता है कि पास्ट में यहां उद्गार रहा होगा, पहले ये ज्वलनशील रही होगी, पहले यहां से ज्वाला निकल रही होगी, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे देखना, शांत में क्या होगा? शांत का मामला यह है कि पास्ट में यहां उद्गार रहा होगा, पास्ट में यहां उद्गार रहा होगा। भाई ज्वालामुखी तभी तो आएगी जब उसमें उद्गार हुआ रहा होगा। तो पास्ट में तो शांत में उद्गार था, कभी था, पता नहीं कब था, 1000 वर्षों पहले था, तो कभी तो उद्गार था, लेकिन ना अब है, ना वर्तमान में, ना फ्यूचर में कभी भी होने की संभावना है, कुछ नहीं।
अब यहाँ उद्गार होने की संभावना भी नहीं है और यहाँ वर्तमान में कोई हलचल भी नहीं है। हाँ, पुराने समय में था। क्लियर है ना? देखो कितना आसान हो गया। शांत का मतलब आप पुराने जमाने में धड़क रहे थे, दिल से तुलना कर लो। शांत ज्वालामुखी का मतलब इसका दिल पुराने समय में धड़क रहा था, परंतु न अब धड़क रहा है और न भविष्य में इसे धड़कने की इसकी संभावना है। ठीक, ऐसे ही सोच के आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, तड़पना लिख दो, अब समझ जाओ। शांत ज्वालामुखी जो पुराने समय में तड़प रहा था, परंतु अब वह तड़प नहीं रहा है और ना ही उसे फ्यूचर में तड़पने की उसकी संभावना है। यही चीज क्लियर होगी बात। प्रसुप्त ज्वालामुखी का देखना, इसका जो दिल है अतीत में धड़का था, पहले धड़का था लेकिन अब धड़क नहीं रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कभी भी इसका दिल धड़क सकता है, कभी भी इसकी धड़कनें धक 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 कर सकती है, मान के चलिएगा। और जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये पहले भी धड़का था, आज भी धड़क रहा है और भविष्य में भी धड़केगा। इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं वैज्ञानिक, हमारे खगोलविद कह सकते हैं, हमारे भूगोलवेत्ता कह सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी ये प्रस्तुत कर चुके हैं, तो मुझे लगा कि आप इसकी परिभाषा से पूरी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। कोई डाउट यहाँ आपको नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम लोग जहाँ सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी की महत्वपूर्ण परिभाषा से, उनकी पहचान से अवगत हो चुके हैं। और अब हम कुछ ऐसे नामकरण, कुछ ऐसी ज्वालामुखियों के नाम जानेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो ऐसे ही खुद में अद्भुत हैं। ध्यान दीजिए, तो हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। सक्रिय ज्वालामुखी की अब आप परिभाषा जान चुके हैं, अब मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अब मैं सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं नाम लूंगा कोटोपैक्सी का, मैं नाम लूंगा इक्वाडोर का, मैं नाम लूंगा फूलों गुलाबों के देश का इक्वाडोर, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, एंडीज पर्वतमाला। तो ये सारी बातें ध्यान दीजिए, क्लियर कट बात है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की बात कर रहा हूं तो बार बार ज्वालामुखी लिखने का कोई मेरा ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, आप समझिएगा। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है ये चीज ध्यान दें। ये सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी ऊपर मैं लिख रखा हूं, आप समझदार हैं कि मैं अब सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा हूं। ये ज्वालामुखी है, ये उसके देश का नाम है। और अब हम बात करेंगे कि यह विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या इस बात को नोट करना जरूरी है? नहीं ना, क्योंकि आपकी हेडिंग तो शुरू में ही पड़ चुकी है सक्रिय ज्वालामुखी। तो मैंने लिख दिया विश्व की सबसे ऊंची क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। कोई दिक्कत नहीं, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। बार बार एग्जामों में पूछा गया, मुखातिब हुआ, इस बात को आप याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। देखना जरा, स्ट्राम्बोली, अद्भुत है ये सब ज्वालामुखियां और बहुत बार पूछा गया ये आपके एग्जामों में। स्ट्राम्बोली और एक है माउंट एटना, दोनों नाम साथ साथ, माउंट एटना। इसमें सबसे खास बात क्या रही? किस द्वीप पर है? एग्जामिनर ने यही पूछ लिया। ध्यान देना, इसमें ला लगा हुआ है, याद रह जाएगा लिपारी। आप जब एग्जाम में बैठते हो ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें ऐसा है, वो ट्रिक नहीं होती हैं, ये हमारे अपने आप के पहचानने के तरीके होते हैं। अच्छा, लिपारी द्वीप और सिसिली द्वीप में तो फंसेंगे हम। लिपारी द्वीप और सिसिली द्वीप में हम जब फंस रहे हैं तो ध्यान देना, इसके अंत में ला लगा हुआ है, तो आपको क्लियर कट एक तो पता चल जाएगा कि ये लिपारी है, इसका मतलब एटना सिसिली पर है। ध्यान देना, ये लिपारी द्वीप है और एटना सिसिली द्वीप से संबंधित है, यानी इसका ये किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर। और ये दोनों द्वीप कहाँ हैं, किस देश में है? तो इटली में। इटली में, जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है। क्लियर है ना? इटली, वही इटली जिसे यूरोप का भारत कहते हैं। स्ट्राम्बोली जो कि लिपारी द्वीप से संबंधित है,
माउंट एटना जो कि सिसिली द्वीप से संबंधित है, ये दोनों ही द्वीप कहाँ हैं? इटली में। और ये दोनों ही ज्वालामुखियाँ कैसी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात आपका भारत की बात कर लेता हूँ। आपके भारत की एक है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। यहाँ ये जो ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी कह सकते हैं इसे, बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी। वो हमारे भारत का है ना, रेलिया बैरन। तो बैरन का मतलब एक प्रकार का दुश्मन होता है। बैरन एक द्वीप है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस तरफ है? तो पूरब। ये बात, सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार से संबंधित है, अंडमान निकोबार, ये आपके भारत का मामला है ना भैया। अंडमान निकोबार के पूर्वी हिस्से पर, क्या? पूर्वी भाग, यहां समझेंगे। ये भारत का एकमात्र, भारत में और कुछ नहीं भैया, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इस बात को याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ये वाला है। क्लियर है ना? तो मैं जहां बात कर रहा हूं कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो आप कहिएगा सर बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये चीज क्लियर है ना? एक ज्वालामुखी बहुत चर्चा में रहा, मोना लोआ, हवाई द्वीप। अद्भुत है ये नाम भी, और बहुत बार पूछा भी गया आपके एग्जामों में। मोना लोआ, ये चीज मोना लोआ सबसे सक्रिय, या सबसे ज्यादा लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइए, सबसे ज्यादा सक्रिय है ये देखना, ये विश्व की सबसे ऊंची है सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन सक्रियता में सक्रियता, यानी एक्टिव होने में ज्यादा एक्टिव होना, रिवाइटल लेते हैं ये, ज्यादा एक्टिव होना। मेरे कहने का मतलब किसी भी क्रियाकलाप को ज्यादा करना। जैसे कहते नहीं है कि आप, ये मेरा दोस्त है, ये ज्यादा पढ़ता है, ये ज्यादा खाते हैं, है ना? जैसे आप मान के चलें कुछ चीजें हैं जो आपकी यादों में हो, जैसे आपके साथ कोई शब्द जुड़ा हो, मोटा, मोटा व्यक्ति, तो आपने हमेशा उसे, जरूरी नहीं को मोटा हो, मोटा का मतलब दो बातें होती हैं। मोटा भारत में प्यार से भी बोला जाता है। तो ज्यादा चीजें करने वाले लोग, ज्यादा करने वाले, जैसे सक्रियता में सक्रिय, ये तो जान जाओगे आप यार। सबसे ज्यादा सक्रिय मोना लोआ, ये कहां पर है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहां है? लीजिए, हवाई द्वीप कहां है? यूएसए का हिस्सा है। यूएसए ने इसे बंदरगाह बना रखा है। यूएसए ने क्या बना रखा है? इसे बंदरगाह। इसी हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। कितना प्यारा नाम है ना, होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। हमारे जो यूएसए यानी अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, उसने हवाई द्वीप को बंदरगाह बना रखा है। इसकी राजधानी क्या है? होनोलुलु। क्लियर है ना? इसी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। बोलो क्यों? बोलो क्यों? हो सकता है एग्जामिनर हवाई द्वीप ना दे करके होनोलुलु लिख दे, तो समझदार रहें आप कि प्रशांत महासागर का चौराहा होनोलुलु, हो सकता है ऐसा करके दे दे, विकल्प में हवाई द्वीप हटाई दे। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ज़्यादातर हवाई द्वीप ही लिखा मिला है अभी तक। प्रशांत महासागर का चौराहा, हवाई द्वीप या होनोलुलु, जो भी आप वैकल्पिक व्यवस्था में चुनाव करिएगा मिलेगा, उस तरीके से आप इसको टिक करिएगा। चौराहा क्यों कह रहे हैं इसे? चौराहा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रशांत महासागर में दूर दराज से आने वाली जहाजें, जलयान जिसे कहते हैं आप, जब वो आती हैं तो पहला इनको एक स्टॉप मिलता है, ठहरने का एक स्थान मिलता है, इसीलिए इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। क्लियर है बात? और दूसरा एक ज्वालामुखी आप याद कर सकते हैं यहाँ से, किलायू। किलायू भी यही है। कहाँ पर? किलायू है हवाई द्वीप पर। इसी हवाई द्वीप पर किलायू भी है, और यह सबसे सक्रिय है। आप कहोगे सर ऊपर भी वही बताया आपने, नीचे भी यही बता रहे हैं, फिर
सबसे सक्रिय देखना, ये जो हिस्सा है ये सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा सक्रिय है। अर्थात मान के चलो दो एक्टिव लोग एक समान हो, दो लोगों में तुलना करना कठिन हो कि कौन ज़्यादा एक्टिव हो, फिर उसमें कुछ अलग अंतर खोजा जाएगा। खोजा ये गया कि ये वाला दोनों तो एक्टिव हैं दोनों, लेकिन मोना लोआ जो है वो सबसे बड़ा सक्रिय है। क्लियर हो गया ना। और ये क्या है, सबसे सक्रिय है, यानी इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही तेजी से यहाँ से उद्गार हो रहा है, यहाँ भी तेजी से हो रहा है, ये सबसे बड़ा है। यानी अगर ये ज्वालामुखी इतनी बड़ी है तो ये ज्वालामुखी इतनी बड़ी है, बस इतना ही सा अंतर है। तो ये चीज़ हो गया। तो किलायू हवाई द्वीप सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे माउंट इरेबस। माउंट इरेबस, इरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका समझ गए ना, अंटार्कटिका वही निर्जन स्थान जहाँ कोई रहता नहीं है। अंटार्कटिका कहाँ पर है, दक्षिणतम लिख सकता हूँ मैं इसे। क्यों लिख रहा हूँ दक्षिणतम, याद करने के लिए। हूबहू प्रश्न इसी तरीके से आए हुए हैं एग्जाम में कि माउंट इरेबस या दुनिया का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो माउंट इरेबस है, ये दुनिया की विश्व की सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप कह सकते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, ये ऐसा मान के चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जहाँ हम लोगों ने महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में जाना, और ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को भी जाना। अब जरा ध्यान दें, कुछ महत्वपूर्ण प्रसुप्त या जिसे आप शांत कह लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रसुप्त या आप जिसे क्या कह सकते हैं, सॉरी शांत मैंने बोला है, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत में अंतर है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी जो अब आप जानोगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण उदाहरणों को यहाँ से देखना जरा। एक विसुवियस है, विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस कहाँ मिलेगी आपको, इटली में, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में आपको मिल जाएगी। और एक आप याद कर सकते हैं नारकोंडा। नारकोंडा ये ज्वालामुखी कहाँ है, नारकोंडा है आपके भारत का एकमात्र, आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार पर। क्लियर है बात ना, अंडमान निकोबार, फिर से वही नाम आया, अंडमान निकोबार का भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अभी फिलहाल आपने जाना है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान पे मिला। और अब जो आपको नारकोंडा मिला, यह भी आपको कहाँ मिला, अंडमान पे मिला। विसुवियस कहाँ है, इटली में है। फ्यूजियामा, बहुत दौड़ा एग्जाम में, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूजियामा जापान में। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जापान की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को याद रखें। तो क्लियर बात कर दिया हमने। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। लोग यहाँ घूमते भी हैं। फ्यूजियामा विश्व की सबसे सुंदर ज्वालामुखी है, सबसे सुंदर, पर्यटन के लिए बहुत ही मशहूर है ये। लोग यहाँ घूमते टहलते रहते हैं, जबकि उद्गार कभी भी हो सकता है, बात मान के चलें। तो खतरनाक चीज़ें, वाकई में सुंदरता खतरनाक होती ही है। तो फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा जापान, जापान की सबसे ऊंची चोटी, याद कर सकते हैं इसे, जापान की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। क्लियर है। विश्व की सबसे सुंदर, विश्व की सबसे सुंदर ज्वालामुखी। मेरे हिसाब से अब आप बातों को समझ रहे हैं। तो विसुवियस की बात की, नारकोंडा की बात की, फ्यूजियामा की बात की। एक और बातें कर लेता हूं मैं माउंट मियोना की। माउंट मियोना ये कहाँ है, माउंट मियोना है फिलीपींस। कौन गया था फिलीपींस, 36 वर्षों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा कहाँ, फिलीपींस। और चलाया क्या, फावड़ा। सुंदर स्थान, बहुत ढेर सारे कह सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं। फिलीपींस में क्या मिलेंगे आपको, ज्वालामुखियाँ। बहुत ही सुंदर द्वीप समूह है आपके भारत के, हमारे भारत के। प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, फिलीपींस का दौरा उन्होंने किया था। तो माउंट मियोना इसलिए देखना जरा, जो बहुत चर्चा में बना रहता है ना। मैंने आपसे कहा कि एग्जामिनर यही क्यों पूछ रहा है,
क्यों नहीं इनको पूछा, क्यों नहीं इनको पूछा, ये भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए बात ना। एग्जामिनर अक्सर वही प्रश्न क्यों करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्थान चर्चा में बना रहा। जब आपके भारत के प्रधानमंत्री जी फिलीपींस चले जाएंगे तो फिलीपींस अन्य देशों के हिसाब से ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अब हमारे लिए वो चर्चा का विषय बना कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और फावड़ा चला दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चर्चा में रहा। हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में दौड़ जाए, आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो माउंट मेयोना याद रखें, एक प्रकार की प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि फिलीपींस में है। फिलीपींस संबंधी रोचक जानकारियां आपको मिलेगी। जोतावाली के दरबार ले चलेंगे आपको, क्लियर बने रहे अभी आप देखना जरा। तो माउंट मियोना फिलीपींस, विश्व की सबसे सुंदर ज्वालामुखी फ्यूजियामा, ये सारी प्रसुप्त ज्वालामुखियों की एक छोटी सी सीरीज है, आप मान के चलें एक छोटा सा कंटेंट है जिसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत पूछे गए हैं, ध्यान देना। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण शांत यानी मृत ज्वालामुखियों की बात कर लेता हूँ। शांत यानी मृत ज्वालामुखी, इनका भी आपके पास संचय हो जाए, आप इन्हें भी अपने मन मस्तिष्क में रख पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें यहाँ भी जान लें। शांत ज्वालामुखी में बहुत मशहूर ज्वालामुखी किलिमंजारो। किलिमंजारो आपने नाम सुना होगा, एक मूवी आई थी रजनीकांत जी की जिसमें रोबोट के बारे में बात की गई। उसमें एक गाना फिल्माया गया था, लड़की पर्वत की यारो, किलिमंजारो। लड़की जो पर्वत की यारो वाला गाना है वो किलिमंजारो से ही फिल्माया गया। और ये किलिमंजारो एक प्रकार की शांत ज्वालामुखी है, इसलिए मैंने कहा जो चर्चा में रहेगा, जो चर्चा में रहेगा वही पर्चा भरेगा भैया। किलिमंजारो जो चर्चा में रहेगा वही मेरे साथ बना रहेगा। तो किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में कहाँ है ये? किलिमंजारो बताना जरा। तंजानिया। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया। माउंट केन्या की बात की जाए तो केन्या तो नाम से ही स्पष्ट हो गया, आप इसे केन्या कह दीजिए, केन्या में है। तो किलिमंजारो जो कि बहुत फेमस है तंजानिया में, माउंट, और ये क्या कहते हैं माउंट केन्या, केन्या में। और अगर हम बात करें इसी किलिमंजारो को तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यही है किलिमंजारो। तो यह भी नोट कर सकते हैं आप, अफ्रीका महाद्वीप का। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इन्हें जाने ना दें। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च, महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, क्लियर है ना? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की बात आ जाए तो आप बताइए किलिमंजारो। आपके पड़ोसी देश म्यांमार में माउंट पोपा है, माउंट पोपा, पोपा। अच्छा एक बात देखना, ऐसे छोटे नाम कितने प्यारे होते हैं, पोपा, ऐसे नाम पोपा, पोली, है ना, ऐसा ऐसा करके बोलो तो बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत लगेंगे आपको। तो माउंट पोपा ये कहाँ है? म्यांमार में है। माउंट पोपा म्यांमार में है, याद रखिएगा। यह भी एक प्रकार की कैसी ज्वालामुखी है? शांत। दमबंद कोह ये सुल्तान, नाम देखना कितना प्यारा है, दमबंद कोह ये सुल्तान, दोनों ही ज्वालामुखियां हैं, दमबंद और एक है कोह ये सुल्तान, ये भी शांत ज्वालामुखी हैं। और ये आपको ये दोनों कहाँ मिलेंगी? ईरान में, कोई डाउट नहीं है अब आपके जहान में, है ना। सारी बातें क्लियर कर चुका हूं मैंने सक्रिय ज्वालामुखी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी को आपको बताना चाहा और आपने उसका स्क्रीनशॉट रखा, अपने नोटबुक पर लिख लिया होगा, और तथा साथ ही साथ अपने मस्तिष्क में शायद मेरे हिसाब से आपको याद भी रहे होंगे कुछ ज़रूरी चीज़ें। ये और भी देख सकते हैं आप जिसमें मैंने बात की है। ज्वालामुखी का सिलसिला अभी थमेगा नहीं, अभी इनकी अच्छाइयों का सिलसिला थमा नहीं है, अभी मेरे पढ़ाने का दौर रुका नहीं है, अभी आपका भी दौर नहीं रुकेगा। अभी मैं ज्वालामुखी पार्ट 3 नहीं लाऊंगा, एपिसोड 3 नहीं लाऊंगा, ज्वालामुखी के रोचक तथ्य लाऊंगा। ज्वालामुखी संबंधी आप इसी प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब चैनल के इसी शांति सागर क्लासेज के प्लेलिस्ट में जा करके आप रोचक जानकारी की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ तमाम प्रकार की रोचक जानकारियों को भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को वहाँ से भी निकाल सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आने वाली ज्वालामुखी की स्पेशल क्लास
आने वाले ज्वालामुखी से रोचक जानकारी संबंधी जहां हम आपको बताएंगे रोमन देवता वल्कन के नाम पर वॉल्केनो बना, जहां हम आपको बताएंगे सबसे सुंदर ज्वालामुखी फ्यूजियामा क्यों है, जहां हम चर्चा करेंगे, आपको ले चलेंगे जोतावाली के दरबार, वहां आज भी ज्वाला क्यों जल रही है, माता सती जी का कौन सा अंग वहां गिरा था जिसके कारण आज भी वहां पूजा की जाती है, और आपके गानों, आपकी फिल्मों में गाना भी फिल्माया गया है, जोतावाली के दरबार ले चले। तो आने वाले समय में, यानी आने वाले बहुत ही जल्द आपने इस प्ले लिस्ट में बढ़ा हुआ पाएंगे ज्वालामुखी की रोचक जानकारी, जहां हम आपको इससे परिचय कराएंगे, जहां हम फिलीपींस के बारे में पुनः चर्चा करेंगे, जहां फिलीपींस संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ज्वालामुखी की रोचक जानकारी वाले कंटेंट में मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और देखना मत भूलिएगा ज्वालामुखी की रोचक जानकारियां, क्योंकि वह रोचक जानकारियां आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। वहां आप ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान पाएंगे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होंगी। इसलिए मेरी कोशिश इसका पार्ट 3 ना करके ज्वालामुखी संबंधी रोचक जानकारी की एक स्पेशल भेंट आपको देना चाहूँगा, और जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर पाएंगे। आशा है, विश्वास हमें, ये कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कंटेंट आपको बेहतर लगा होगा। इस पूरे कंटेंट को आप बहुत मनोवेग से पढ़े होंगे, जाने होंगे, शिद्दत से समझ चुके होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।